जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दृष्टि करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया है। आज हम लोग इसके आर्थिक सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ है खेल, प्रौद्योगिकी और पुरस्कार, ये सब और संक्षिप्त की ये सब देखेंगे, ठीक है। तब ये आपका ऑनलाइनर सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इसके आर्थिक सेक्शन को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस श्रृंखला की जो अन्य वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पहला क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो ये दी है 1500 करोड़ रुपए की, ठीक है। 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है 3 सितंबर 2025 को, ठीक है। इसके विशेष में अगला है, यह योजना किस मिशन का हिस्सा है। तो उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, NCM, यानी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, SEEI 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया। तो ये जारी कब हुआ था? 29 अगस्त 2025 को। और उस मंत्रालय का क्या नाम है? विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। विद्युत मंत्रालय ने जारी किया था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला है, एक मिनट, हाँ अगला है, देखते हैं। राज्यों को कितनी प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए देख लेते हैं ये श्रेणियां कौन कौन से हैं। तो ये श्रेणियां हैं, पहला है फ्रंट रनर्स, यानी फ्रंट रनर्स जो है वो 60% से ऊपर के लोग हैं, ठीक है। अगला है उसी में अचीवर्स। अचीवर्स में क्या है? 50 से 60% तक के बीच के लोग जो हैं, ठीक है। तीसरा है कंटेंडर्स, जो 30 से 50% के बीच में जिनका प्रदर्शन है, ठीक है। और आखिरी है एस्पेरेंट्स, एस्पेरेंट्स जिनका प्रदर्शन 30% से कम है, ठीक है। तो पहला है फ्रंट रनर्स, जिनका प्रदर्शन 60% से ऊपर है। दूसरा है अचीवर्स, जिनका प्रदर्शन 50 से 60% के बीच में है। तीसरा है कंटेंडर्स, जिनका प्रदर्शन 30 से 50% के बीच में है। और आखिरी है एस्पेरेंट, ठीक है, जिनका प्रदर्शन 30% से कम है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है SEEI 2024 के ग्रुप 1 में 15 से ज़्यादा MTOE में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। तो ये कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं अगला, एक मिनट इसको ऊपर कर लें तो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा। तो ये अगला दिया है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मंजूरी दी। तो कितनी राशि है? तो वो राशि है लगभग 4600 करोड़ रुपए, ठीक है। कितने होंगे? 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स। राशि कितनी है? 4600 करोड़ रुपए। स्टेटमेंट में दे देता है, तो ये याद रखना है। और इसी क्रम में अगला क्या है कि ये कहाँ स्थापित होंगे। ये जो ऊपर 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की बात हो रही है, वो कहाँ स्थापित होंगे? तो वो स्थापित होंगे उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, 4 नए स्वीकृत प्रस्ताव के साथ भारत में कुल
स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो इन चारों को मिला के अब कितने हो गए हैं? 10। अर्थात 10 स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या भारत में हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? यानी क्रम पूछ रहा है, विश्व में ऑटोमोबाइल के बाजार में भारत का कौन सा स्थान है या क्रम है? तो ये तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। और कितना इसकी पूंजी है? 27 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, 27 लाख करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। आइए अगला देखते हैं। अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य कितना है? तो अमेरिकी ऑटोमोबाइल का मूल्य है 78 लाख करोड़ रुपए, 78 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, ये रहा। चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग कितना, मतलब चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग मूल्य कितना है? तो इसका कितना है? 47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि पहले नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे पे भारत है। ठीक है, अमेरिका का कितना है? 78 लाख करोड़, चाइना का कितना है? 47 लाख करोड़ और भारत का कितना है? 27 लाख करोड़। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, आरबीआई मौद्रिक नीति अगस्त 2025 ने रेपो दर कितने बनाए रखी? अर्थात आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत जो रेपो दर है वो कितनी है? तो रेपो दर कितनी है? 5.5%। ठीक है, 5.5%। अगला देखते हैं। अस्थाई जमा सुविधा एसडीएफ दर कितनी रखी गई है? तो अस्थाई जमा सुविधा की दर जो है वो रखी गई है 5.25। ठीक है, 5.25%। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो ये कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 23 परियोजनाओं को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? तो यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? तो ये है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला ये रहा। ठीक है, दिया हुआ है, भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया? तो ये कौन से अर्थशास्त्री थे? उनका नाम क्या था? लॉर्ड मेघनाद देसाई। लॉर्ड मेघनाद देसाई। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 29 जुलाई 2025 को। ठीक है, और ये अमेरिका में थे शायद। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? ठीक है, तो उनके कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 10 ईयर। ओके, 10 ईयर। आगे देखते हैं। अगला, उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? तो वो सीमा है 2 करोड़। पुरानी सीमा कितनी थी? 5 लाख। ठीक है, नई जो सीमा है वो 2 करोड़ रुपए है
पुरानी जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, ये अब रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये रहा। पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया? ठीक है, तो कितने रुपए की, कितने मूल्य की? 4800 करोड़ रुपए से अधिक। 4800 करोड़ रुपए से अधिक, यानी 4800 करोड़ एवं। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखना है कि ये हुआ कहाँ था, कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ठीक है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ठीक, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ये देखते हैं अगला। अगला, एक मिनट, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है? अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें पूछा है ये है कि थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है? तो वो लागत कितनी है? 450 करोड़ रुपए। ठीक है, 450 करोड़ रुपए। ठीक, अगला देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वो कब तक बन जाएगा? वर्ष 2028 तक। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है तो किससे पीछे छोड़ा है भारत? तो वो जापान को पीछे छोड़ा है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, और अभी क्या है कि ये 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये रहा। द विल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा? ठीक है, तो किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा? द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। ठीक है, द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को ये प्रतिस्थापित करेगा। और कौन प्रतिस्थापित करेगा? द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए देखते हैं अगला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? ये जुलाई 2025 की बात कर रहा है। कितने लेन देन दर्ज किए गए? तो ये है 18.39 बिलियन से अधिक। ठीक है, 18.39 बिलियन से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है। ठीक है, भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत UPI से होता है? तो भारत का कुल जो भुगतान होता है डिजिटल, उसमें UPI का प्रतिशत है 85%। ठीक है, 85%, 85%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 15 जुलाई 2025 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है आपको, 15 जुलाई 2025 को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किस राज्य को सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। ठीक है, स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया है तेलंगाना को।
अगला देख लेते हैं। अगला 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? तो कौन से कार्यक्रम का 1 दशक पूरा हुआ है? डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया, अर्थात ये 2015 में शुरू हुआ था, तभी 2025 में इसका 10 वर्ष हो गया, 1 दशक पूरा हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया। कभी कभी इसके शुरुआत होने की या प्रारंभ होने की डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए नीचे दिया भी हुआ है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका 1 जुलाई 2015 को। कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, याद रखिएगा डेट। ठीक है, आगे है, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो कब तक रखा है? वर्ष 2047 तक। ठीक है, वर्ष 2047 तक $4 ट्रिलियन से $32 ट्रिलियन, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। $32 ट्रिलियन की बात की जा रही है 2047 तक। आगे देख लेते हैं। अगला है, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना रहा? ठीक है, तो एनपीए है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस असेट। ठीक है, ये रहा कितना? 2.3%। ठीक है, कितना है? 2.3%। ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ठीक है, इसका हिंदी शायद होता है गैर निष्पादीय संपत्ति, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब ऐसी चीज, ऐसा उधार जिसका भुगतान ना हुआ हो। ठीक है, अगर कोई कंपनी, कोई संगठन या कोई व्यक्ति ले लिया हो तो वो उसका भुगतान अभी तक ना किया हो, तो वो कितना है? 2.3%। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला, मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना रहा? तो शुद्ध एनपीए 0.5% था। ठीक है, 0.5% था। ठीक, आगे देख लेते हैं। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है, जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय याद रखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला, किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है? तो किसने स्थान लिया है? ये सोना, यानी गोल्ड, यानी स्वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, सोना ने स्थान ले लिया है यूरो को पीछे छोड़कर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ? तो ये जो खुलासा हुआ है यूरो से आगे बढ़ने वाला सोने का, वो किस रिपोर्ट में हुआ है? तो वो रिपोर्ट थी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट। ठीक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला, किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो दुनिया में किस देश के पास सोने का सबसे अधिक भंडार है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला,
ये रहा अगला, ठीक है। पूछा है नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की, और ये रिपोर्ट कब लॉन्च की गई, 2 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो लॉन्च की गई थी उसका शीर्षक है रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, ठीक है। रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, ठीक है, ये शीर्षक था। आगे देख लेते हैं अगला। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, तो वो आंकड़ा है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। कितने का है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया नरेंद्र मोदी ने, 4, ठीक है। और ये कब दिखाया, 18 जुलाई 2025 को। बिहार में चुनाव होने वाले हैं ना, तो उसी समय वो वहाँ जनसभा करने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये काम किया, ठीक है। आगे देखते हैं ये 4 ट्रेनें किस रूट पर शुरू की गई हैं, तो जो 4 ट्रेनें शुरू की गई हैं उनका रूट कौन सा है, तो उनका रूट है पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली, ठीक है। पहला है पटना से दिल्ली, दूसरा है दरभंगा से लखनऊ, तीसरा है मालदा टाउन से लखनऊ और चौथा है बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया, तो वो किस संस्था ने जारी किया है, तो आपको पता है कि भारत में एसडीजी जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है, वो नीति आयोग जारी करता है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता है कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग का स्थान लिया था इसने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत जिलों ने एसडीजी स्कोर में सुधार किया है, तो ये लगभग 85% जिलों ने इसमें सुधार किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है, तो राज्य कौन से हैं, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। अगला है किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया है, तो उस क्षेत्र का क्या नाम है, हना हथियाल मिजोरम, ठीक है। हना हथियाल मिजोरम, ठीक। कौन सा क्षेत्र है, हना हथियाल मिजोरम, ठीक है। हना हथियाल मिजोरम 3 बार 2 बार मैं बोल देता हूँ ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो और आप लोग नाम सुन के ही इसको 50% याद कर लें। तो ये नाम था हना हथियाल मिजोरम, ठीक है। आगे देखते हैं सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया, सबसे अधिक सुसंगत यानी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम ने सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी, ठीक है। तो ये 2 चरणों में होगी। जो 2027 में जाति जनगणना होने वाली है, जनगणना जो होगी वो 2 चरणों में होगी, ठीक है।
भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो ये जनगणना शुरू होगी उसका डेट पूछा है, तो वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। ठीक है, 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो उन पहाड़ी एवं बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भित तिथि है 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से ही जनगणना शुरू हो जाएगी। बाकी अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई पहाड़ी क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, तो आबादी दूर दूर होती है, तो आने जाने में थोड़ा सा व्यवधान होगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पहले ही शुरुआत हो जाएगी ताकि टाइम से आंकड़े सबके मिल जाए और जनसंख्या रिपोर्ट जारी हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स बन गई है? तो ठीक है, कौन सा है, कौन सी वो कंपनी है? तो कंपनी है आप लोगों की फेवरेट, फ्लिपकार्ट। ठीक है, आप लोग की फेवरेट कंपनी फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट क्या है? एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। आगे देखते हैं, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई? ठीक है, तो ये 50 आधार अंक की कमी की गई है, जिसकी वजह से नई रेपो दर जो है वो 5.5% हो गई है। ठीक है, 50 आधार अंकों की कमी की गई है, जिससे नई रेपो दर जो है वो 5.5% हो गई है। ठीक है, अब तो भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं अगला, संशोधित अस्थाई जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? तो वो एसडीएफ दर है 5.25%। ठीक है, 5.25%। आगे देख लेते हैं अगला, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ठीक है, तो ये क्रिसिल की रेटिंग पूछा जा रहा है कि क्रिसिल के अनुसार क्या होगी भारत की जीडीपी। तो क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% होगी। ठीक है, 6.5%। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? ठीक है, ये मई 2025 तक की बात है। तो कितना था? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 81.404 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा, यहाँ पे बिलियन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, टोटल एफडीआई का 39% महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, 39%। ये 39% याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि 39% एफडीआई प्राप्त करने के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तो यहाँ पे 39 के स्थान पर कभी कभी दूसरा आंकड़ा दे देगा, भले ही साथ में महाराष्ट्र देगा कि शीर्ष पे, लेकिन आंकड़ा गलत कर देगा, वो डाटा गलत कर देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे? ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाद वो कौन से राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है? कर्नाटक है और दिल्ली है। ठीक है, तो कर्नाटक ने कितने प्रतिशत एफडीआई को किया? 13% और दिल्ली ने 12%। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और दिल्ली, अर्थात दूसरे और तीसरे पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को
शामिल किया गया? ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट एनवीडी का नया सदस्य है अल्जीरिया। ठीक है, और ये मेरे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 9वां सदस्य शायद, क्या 9वां सदस्य क्या अल्जीरिया। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो लक्ष्य कितना है? 354.64 मिलियन टन। ठीक है, अभी पूछा नहीं जाता इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिए बहुत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 3.41 मिलियन टन। ठीक है, आगे देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन मई 2025 में किस मंत्रालय ने जारी किया? तो किस मंत्रालय ने जारी किया है ये? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, क्या जारी किया है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन। ठीक है, किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये इसमें ऊपर देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये लक्ष्य पूछा है। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य पूछा जा सकता है कभी कभी। तो ये जो लक्ष्य है वो 354.64 मिलियन टन है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसको याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, ये रहा अगला। ठीक है, अगला है, पूछा है इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदार LFPR कितनी थी? ठीक है, तो कितनी थी? 54.8%। ठीक है, 54.8%, 54.8%। अगला है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितना था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 56.9%। ठीक है, 56.9%। इसी क्रम में अगला देखते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR कितना था? ठीक है, ये 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना था? 51.7%। ठीक है, 51.7%। ठीक, अगला है मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो ये कितनी थी? 5.6%। ठीक है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में हुए उसके वो कितना था? 5.6%। ठीक है, इसी क्रम में अगला है, देख लेते हैं इसको भी। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितना है? ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगारी जो दर थी वो है 5.1%। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डाटा एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये पूछ लेगा, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? 5.1%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, RBI द्वारा ये कितना लिखा हुआ है, 1 मिनट, 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया? तो किस बैंक पर लगाया गया? भारतीय स्टेट बैंक SBI पर। ठीक है, कितना लगाया गया? 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया। ठीक है, RBI द्वारा लगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है?
तो भारत का स्थान है 130वां स्थान। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात की जा रही है, इसमें भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित की गई? मिलान, इटली में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं बैठक मिलान, इटली में आयोजित की गई। ठीक है, और ये कब आयोजित की गई? 4 से 7 मई 2025 के बीच में। तो स्टेटमेंट में ये डेट भी दे सकता है, और ये तो मिलान, इटली में हुई है बैठक। ठीक है, अगला देखते हैं इसकी थीम क्या है। इसकी थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की। ठीक है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला। अगला ये रहा। ठीक है, दे रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था। ठीक है, कितना था? 16.2%। ठीक है, 16.2%। ठीक, इसी क्रम में अगला देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। तो लगभग कितने लोग? 171 मिलियन या 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, 171 मिलियन, या तो ये मिलियन होगा या तो 17.1 करोड़ लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया। तो किसने जारी किया? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF ने। ठीक है, क्या है? विश्व आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपको पता है कि IMF जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये अंतर्राष्ट्रीय IMF की बात की जा रही है। ठीक है, कितना लगाया गया अनुमान? 6.2%। ठीक है, IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.2% रहेगी। ठीक है, 6.2%, याद रखिएगा। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। ठीक है, तो अब की बारी किसकी है? अंकटाड की। ठीक है, अंकटाड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहेगी। ठीक है, 6.5% की रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। तो ये 8 अप्रैल 2025 को कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। इसका मतलब है कि 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अभी हम लोगों ने ऊपर एक और योजना के बारे में पढ़ी जिसकी वो दशक पूरा किया है, 1 दशक, तो उसका नाम क्या था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है, डिजिटल इंडिया था शायद, क्या? हाँ, वो कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कौन से राज्य हैं शीर्ष? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, किसमें ये शीर्ष 3 की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में। ठीक है, शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ठीक, आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? राज्यों की तो बात हो गई, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी बात, कौन शीर्ष पे है? तो वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक, आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो कौन सा बना है वो? ठीक है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, 35वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूएन संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? तो भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? 10वां। ठीक है, ठीक है, 10वां। AI में निजी निवेश के मामले की बात की जा रही है, 10वां स्थान रहा भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 36वां। ठीक है, 36वां स्थान है भारत का। आगे देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत है। कौन सा देश है? भारत है। तो आगे देखते हैं अगला। अगला है ये रहा। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ठीक है, तो अजय सेठ। वित्त सचिव कौन बने नए? अजय सेठ। इंपॉर्टेंट है, मिलान में पूछा जा सकता है। ठीक है, अजय सेठ। और कब ये बने हैं? 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को। अगला देखते हैं, तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को। आगे देखते हैं अगला, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, उसका क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन। आप लोग देख लीजिएगा 1-2 बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एक बात भारतीय बैंक कौन सा है? वो बैंक कौन सा है? यस बैंक 2025। ठीक है, यस बैंक 2025। ठीक, आगे देखते हैं अगला, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये है उत्तर इसका नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम ने। नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम, नाइट फ्रैंक। ठीक, आगे देखते हैं अगला। अगला है ये रहा अगला। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है?
तो इस संदर्भ में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, हाई नेटवर्थ। ठीक है, अगला है, इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो पहले 3 स्थानों पर क्रमशः कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है, उसके बाद किसका स्थान आता है? भारत का, अर्थात भारत 4वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 याद रखिएगा कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक, ये कब हुआ था? फरवरी 2025 में, 24-25 फरवरी 2025 में। ठीक, अगला देख लेते हैं, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो वो दूसरा देश है भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाला, पेश करने वाला, सॉरी, भारत कौन सा दूसरा देश है? भारत। ठीक है, आगे देखते हैं, पहला देश कौन सा था? तो भारत पहला देश चीन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये रहा, राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ठीक है, तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के द्वारा तैयार की गई है। इसी क्रम में अगला देखते हैं, इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे देखते हैं, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? ठीक है, तो इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक 5वीं है। ठीक है, और स्कोर कितना है? 60.07। ठीक है, 60.07। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? ठीक है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? तो वो है 34,300 करोड़ रुपए की। ठीक है, 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, तो किसने जारी किया? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ने। ठीक है, और इसमें शीर्ष कौन सा राज्य है? शायद उड़ीसा है, मुझे लगता है उड़ीसा है। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ ये रहा। ठीक है, दिख रहा है, इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक व स्कोर करने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था ओडिशा, जो भी हमने कहा ना शीर्ष पर, तो वो उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा का कितना वो है, अंक है 67.8। ठीक है, 67.8। अगला है, इस सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो राज्य था पंजाब। इसका अंक कितना था? 10.7। ठीक है, 10.7। आगे देख लेते हैं, अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? ठीक है, तो कौन से राज्य हैं? ठीक, वो कौन से राज्य हैं देख लेते हैं एक बार। तो राज्य हैं, ठीक है, वो राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, अचीवर श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? तो राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, तो इनका स्कोर क्या है? उड़ीसा का है 67.8, छत्तीसगढ़ का कितना है? 55.2, गोवा का क्या है? 53.6 है, झारखंड का 51.6 है, गुजरात का 50.5 है। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? ठीक है, यानी ये शीर्ष की बात की जा रही है, नहीं, फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो उसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। ठीक है,
इसमें आप उत्तर प्रदेश का विशेषता याद रख लीजिएगा, 45.9 है, 45.9। ठीक है, ये ARO 2023 की जो परीक्षा 27 जुलाई 2025 को हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अंक मान। अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में, तो इसका उत्तर है एप्पल। ठीक है, एप्पल। ठीक है, एप्पल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, दिया है टाटा, एक मिनट, दिया है टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? ठीक है, तो टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 60वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है, लेकिन ओवरऑल में 60वां स्थान है। ठीक है, ओवरऑल में 60वां है, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है। ठीक, आगे देख लेते हैं। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ठीक है, तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 25वां है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? 25वां है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक मिनट, अगला प्रश्न है ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ, तो ये कहाँ उद्घाटन हुआ? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, तो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय मार्ग का कहाँ उद्घाटित हुआ? तो ये उद्घाटित हुआ था नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, अगला है, बायो बिटुमेन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बायो बिटुमेन बनाने के लिए लिग्निन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिग्निन का प्रयोग किया जाता है, लिग्निन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आर्थिकी का यह सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, खेल एवं पुरस्कार पढ़ेंगे, संक्षिप्तकियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली श्रृंखला की जो वीडियोस हैं वो आसानी से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।